ओके जी। सो अभी हम लोग लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं ना? देख लीजिए। सो चलिए, तो यहाँ पे तो कह रहा है कंसिडर लीनियर मॉडल वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू अप टू, है ना, बीटा आई प्लस एप्सिलॉन आई, जहाँ आई वन से एन तक है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई वन है एक्चुअली वो बीटा वन प्लस एप्सिलॉन वन है। वाई टू जो है बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस एप्सिलॉन टू है, इस तरह से। वाई थ्री जो है बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस बीटा थ्री प्लस एप्सिलॉन थ्री है। एंड इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो एट द एंड जो वाई एन है बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस बीटा थ्री अप टू बीटा एन प्लस एप्सिलॉन एन। ठीक है, सो वेयर एरर्स एप्सिलॉन आइज आर अनकोरिलेटेड। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो है विथ जीरो मीन, इसका मीन जीरो है, फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, बीटा आई हैड बी द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना, ब्लू ऑफ बीटा आई। ठीक है, तो बीटा आई हैड जो है ब्लू है बीटा आई का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? द sum of squares residuals is strictly positive with probability 1 for every beta I between 1 and n. There are infinitely many linear unbiased estimators. Variance of beta 1 hat is sigma square, y3 minus y2 is a blue of beta 3. सो ट्राई करके देखिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए।
कुछ समझ आ रहा है किसी को कि नहीं? कुछ बताओ भाई, अगर इसे हम उस फॉर्म में लिखे कि y इज इक्वल टू, जो y है x बीटा प्लस एप्साइलॉन, है ना? अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो क्या होगा? ये जो हमारा x मैट्रिक्स क्या बनेगा? अगर यहाँ से हम बनाएं तो ये जो y तो आपको समझ आ रहा है, y इज, है ना, y1 y2 yn। फिर ये जो x मैट्रिक्स होगा वो कैसा दिखेगा? तो इसमें क्या है, n क्रॉस n। तो यहाँ पे अगर आप पहला लिखोगे तो 1, फिर सारे 0 हो जाएंगे, फिर दूसरा 1 1 0, 0 रहेंगे, फिर 1 1 1 0, ऐसे चलता रहेगा। बाद में 1 1 1 अप टू 1, यही ना? देख लीजिए। सो ये कुछ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो कुछ रिजल्ट विजल्ट पता है? बताइए। फिर बाकी बीटा तो ठीक है, ये आ जाएगा। और एरर तो ये जानते ही हैं। इस तरीके से है, तो ये मॉडल है y इज इक्वल टू एक्स बीटा, वाई वैक्टर ले लो तो वाई वैक्टर एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, एक्स यहाँ मैट्रिक्स है। सो तो एक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मान लो एक्स यहाँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे कुछ रिजल्ट आएगा? बताइए जिन लोगों को आइडिया है। सो व्हाट कैन यू से? अच्छा, रैंक ऑफ एक्स क्या है? छोड़ो ये, अगर पूछे हम लोग कि एक्स मैट्रिक्स का रैंक कितना है, आप देख रहे हैं सारे डायगोनल पे 1 है, तो इसका रैंक n हो जाएगा। तो मतलब एक्स इज फुल रैंक मैट्रिक्स। तो इससे कुछ होगा क्या? क्या आप इससे कुछ कह सकते हैं, एक्स इज अ फुल रैंक मैट्रिक्स? तो इस चार ऑप्शन में से कुछ इंप्लाई हो सकता है, या कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड या ट्रू या फॉल्स कुछ बता सकते हैं हम इसके अकॉर्डिंग?
बताओ भाई। तो अगर आप इसको, अगर आपको याद हो कुछ रिजल्ट, तो एक्स अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो दिस विल हैव ब्लू विल एग्जिस्ट एंड इट विल बी यूनिक। ये एक रिजल्ट है, आप अगर देखो तो। सो तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि सो इनफाइनटली मेनी बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग ईच पैरामीटर एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी, है ना, एवरी बीटा के लिए। तो सो एवरी बीटा की ब्लू एग्जिस्ट करेगी ना, बेस लीनियर अनबायस एस्टिमेटर, दैट मींस अनबायस एस्टिमेटर तो एग्जिस्ट ही करेगी ना। सो लीनियर अनबायस एस्टिमेटर एक्चुअली यूनिक होगी। अच्छा, बेस्ड लीनियर अनबायस एस्टिमेटर, हाँ, तो ये लिस्ट अनबायस एस्टिमेटर है। आई थिंक ये फुल रैंक है, इसकी वजह से ना इनफाइनाइट तो नहीं मिलेगा, यूनिक मिलेगा, ठीक है, तो ये तो आउट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इसका एक्स जो है फुल रैंक है, इस वजह से। ठीक है, वेरिएंस ऑफ बीटा हैट, बीटा वन हैट निकालिए। तो यहाँ से आ जाएगा ना, बीटा वन हैट अगर फाइंड करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सिंपली, अगर आप जैसे अगर फोर्थ ऑप्शन को पहले अगर मैं देखूँ, सो y3 माइनस वाई टू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, y3 माइनस वाई टू, ये आ जाएगा बीटा थ्री, है ना, एंड प्लस एप्साइलन थ्री माइनस एप्साइलन टू, है ना। तो यहाँ से एस्टिमेट करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, y3 माइनस वाई टू इज द ब्लू ऑफ, इसका वेरिएंस निकाल लीजिए। सो अगर आप वेरिएंस निकालेंगे बीटा थ्री का, तो यहाँ से टू सिग्मा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि y3 माइनस वाई टू इज बीटा थ्री प्लस सम एरर टर्म, देन इफ़ यू फाइंड द वेरिएंस तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। बचा बीटा वन का, तो अगर यहाँ से अप्लाई करोगे इसमें, सो बीटा वन इज वाई वन माइन, है ना, वाई वन माइनस एप्सिलॉन वन, ठीक है। तो जब बीटा वन हैट, है ना, सो जो हैट होगा तो उसका अगर वेरिएंस निकालोगे तो उस केस में ये गायब हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, इसने नॉर्मल तो नहीं बोला है ना, एप्सिलॉन आई आर नॉर्मल नहीं है ना, जस्ट तो एस्टिमेटर निकाल लीजिए, है ना, उससे आ जाएगा आई थिंक। तो यहाँ से बीटा वन हैट का
कैसे निकालोगे बीटा वन का वेरिएंस? अगर हम देखें बीटा वन तो सब में अवेलेबल है ना, सो वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट क्या आएगा? ये एक्स ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स जो निकालेंगे, इसमें फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम का एंट्री देखेंगे, इन्वर्स होगा इसका, एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या इंटू सिग्मा स्क्वायर। देखो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ से कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा ना, तो इससे देखो ये सिग्मा स्क्वायर ही आएगा, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। यही आएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम लोगे, वन आ जाएगी, तो ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। बचा वन, वन फॉल्स कैसे किया आपने अंकित बताइए? सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। सर वन ही नहीं समझ में आया, बाकी तो ठीक है ना, वो ओके तो ठीक हो हाँ, सकता है, क्योंकि वन नहीं समझ जो रेसिडुअल है ओके, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव विथ प्रोबेबिलिटी वन। अब कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल, तो स्क्वायर के सम कर रहे हैं ना, तो अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो जीरो हो सकता है ना, तो इस तरह से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स, ठीक है, रेसिडुअल के स्क्वायर का सम पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर है तो वैसे तो है ना, नेगेटिव होने का कोई स्कोप नहीं है, तो या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, तो ये कह रहा है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, तो ये फॉल्स तब होगा अगर हम ये दिखा दे कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल पॉजिटिव नहीं जीरो है, अगर आप दिखा दो जीरो है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये चीज़ है। तो ये रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जीरो कब होता है, कोई रिजल्ट रिजल्ट है कि अगर हम बात करें कि जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इज जीरो इफ एंड ओनली इफ, कोई रिजल्ट है कि रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जीरो कब हो सकता है, क्योंकि ये हमें चेक करना है। तो यहाँ रेसिडुअल्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, लेकिन कैसे? हम्म सर जब लिस्ट स्क्वायर फिट करते हैं तो सारी चीजें मतलब डेटा पर फिट हो जाए। हम्म तो उसमें अगर आप वाई जो है, अगर एक्स के कॉलम स्पेस में आ जाए तो काम हो जाएगा, तो सो यहाँ पे बस ये है कि रेसिडुअल जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा है ना, तो सम ऑफ ये तब है जब ईच रेसिडुअल जीरो होगा ना, तो जो ईच रेसिडुअल है वो जीरो हो जाएगा, और ईच रेसिडुअल जीरो कब होगा ये आपको देखना है, तो इसमें यही प्रूव करना है एक्चुअली कि रेसिडुअल विल बी जीरो। सो एक्स यहाँ पे फुल रैंक मैट्रिक्स है ना, और और हमें सिस्टम क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, वाई बराबर एक्स बीटा को, ये सिस्टम है अगर हम एस्टिमेटेड देखें तो तो यहाँ से जो क्या होगा, एक्स इनवर्स वाई इस तरह से आएगा, एंड तो इस तरह से आ जाएगा ना, यहाँ पे अगर ऐसा आ गया तो यहाँ से जो हमारे पास रेसिडुअल होगा वो क्या आएगा, सम ऑफ स्क्वायर जो भी है ना, वाई माइनस मान लो एक्स बीटा हैट, या ईच के लिख सकते हो या ऐसे ही आप वो लगा सकते हो, नॉर्म लगा सकते हो चाहो तो नॉर्म के फॉर्म में लिखोगे, तो इसका स्क्वायर को ज़ीरो दिखाना है आपको है ना, इस तरह से कुछ।
है ना। इसकी वजह आई थिंक ये है कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है, फुल रैंक मैट्रिक्स है एक्स। तो उस केस में होगा क्या, अच्छा अगर रिजल्ट हम लिखे, जो रिजल्ट एक है कि रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 0 होगा इफ एंड ओनली इफ ऑब्जर्व डेटा वाई जो है बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ एक्स, ठीक है। So if the response vector lies exactly in the column space of x, then the projection perfectly matches y and the residual will be 0। ये चीज है। so x फुल रैंक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। so इसका कॉलम स्पेस क्या होगा, अगर हम बात करें कॉलम स्पेस ऑफ x, बता सकते हैं आप, व्हाट इज द कॉलम स्पेस ऑफ x मैट्रिक्स। कॉलम स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल, है ना, या वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स एक्स, या कुछ मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस क्या होता है कि वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स। तो कॉलम्स को आप वेक्टर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल v1 v2 v3 vn। तो इससे जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स है ना, या वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स। तो चूंकि आप देखेंगे ईच कॉलम जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, यहाँ पे ईच कॉलम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तभी रैंक n है इसका। तो ये पूरा आर एन आ जाएगा, ठीक है। और जो y है वो इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि y भी n डायमेंशनल वेक्टर है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, मतलब y लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। सो इस केस में रेसिडुअल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ईच जो है वो 0 हो जाएगा, ईच रेसिडुअल्स विल बी 0, तो सम ऑफ स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो यही लॉजिक होगा, है ना। ये एक रिजल्ट है ना, रिजल्ट एक है कि रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इज 0 इफ एंड ओनली इफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ y, residual sum of square is 0 if and only if the observed data y belongs to column space of x। अगर y lies in the column space of x तो y n डायमेंशनल है, और ये कॉलम स्पेस भी ये है, तो इस वजह से थिंक पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े थ्योरीज देखने पड़ेंगे आपको, सो दैट यू कैन अप्लाई। So ये कह रहा है कंसीडर अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू x बीटा प्लस एप्सिलॉन विथ r रिग्रेसर्स एंड एन इंटरसेप्ट। रैंडम एरर जो एप्सिलॉन है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये वेक्टर है एक्चुअली, तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर 0 एंड वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर आई एन। एक्स हैज़ अ फुल कॉलम रैंक, अच्छा। तो एक्स मैट्रिक्स के पास फुल कॉलम रैंक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो कॉलम रैंक और रो रैंक सेम ही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, रो रैंक एंड कॉलम रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो मतलब नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो उतने ही होंगे जो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे, है ना। तो यहाँ अच्छा, यहाँ पे लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन है, आर रिग्रेसस है, ओ, तो ठीक है। एक्स हैज़ अ फुल कॉलम रैंक, आई थिंक यहाँ पे एक्स आइडेंटिक वो नहीं होगा, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स नहीं होगी ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्स वॉज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, इस वाले में एक्स का ऑर्डर क्या होगा, कोई बता पाएंगे, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्योंकि यहाँ पे आर रिग्रेसर्स है आपके पास एंड एरर टर्म्स एन है, ठीक है ना। सो एन क्रॉस आर कुछ इस तरह से देखते हैं, हेयर आई एन डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर एस्टिमेटेड बाय द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड, ठीक है। तो कोएफिशिएंट को हम लोग एस्टिमेट करें लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड से। लेट सिग्मा हेड स्क्वायर एंड सिग्मा, है ना, सिग्मा हेड स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर एमएलई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन स्क्वायर रेसिडुअल एंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। दो नोटेशन है, जस्ट हेड का मतलब है मीन स्क्वायर रेसिडुअल्स एंड नेक्स्ट है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो अब आपको कंपेयर करना है इसमें एक्चुअली कि जो मीन स्क्वायर रेसिडुअल है और एमएलई है उसके वेरिएंस और एमएसई में क्या रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड एन, है ना, ये आपका कंडीशंस है। तो यहाँ पे एक्चुअली इवन ना कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने कहा नॉट जस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स, इन एनी मैट्रिक्स रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक, है ना, वो होता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो
सोचिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। सो मेनली आपको मीन स्क्वायर एरर और वेरिएंस को कंपेयर करना है, हाँ। तो पहले इसको देखो, ये R2N12 है, R7N12 है, तो क्या होगा। तो ये मीन स्क्वायर एरर कंपेयर करना है आपको, एंड देन उसके बाद वेरिएंस कंपेयर करना है। अच्छा, n × R+1, इसमें एक वो ही है ना, अच्छा। ओके ओके, वन इंटरसेप्ट भी है ना इस वजह से। एक्स बीटा है ना, तो हाँ एन इंटरसेप्ट है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो एक इंटरसेप्ट भी है, आर रिग्रेसर एंड वन इंटरसेप्ट है, दैट्स वाई, ठीक है, सही कह रहे हैं, हाँ। तो इसको ट्राई करके बताइए क्या आना चाहिए। तो जैसे आपने बताया ना, इसमें है ना जो होगा हमारे पास, वाई बराबर है ना, वाई तो वही है, एक्स जो होना है एन रोज एन R+1 कॉलम होगा, तो कॉलम तो, सो रैंक ऑफ एक्स जो होगा वो R+1 होगा, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा है ना, एक्स हैज़ अ फुल कॉलम रैंक, तो एक्स का रैंक R+1 होगा, तभी 1 और 4 में ना R गिवन है, तो इससे ये पता है कि एक्स का रैंक इसमें 8 होगा और इसमें यहाँ पे 3 होगा, है ना, उस तरह से। सो 3 इंडिपेंडेंट कॉलम, 3 इंडिपेंडेंट रोज होंगे। ट्राई करके बताइए क्या होना चाहिए।
ठीक है। तो इसका मतलब r+1 जो है ना, तो इसका मतलब ये तो यहाँ से कंफर्म होता है कि n मोर देन r+1 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ है ना, जो कॉलम्स इंडिपेंडेंट है वो r+1 है, नंबर ऑफ रो जो इंडिपेंडेंट होगा वो भी r+1 होगा, तो कम से कम r+1 रो तो होगा। कुछ समझ आया जी आप लोगों को?
तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया ना, तो इसको कीजिए। बताओ भाई, यहाँ पे बीटा हैट का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो जानते होंगे आप लोग। तो उसके अगर हमें क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर मेनली, तो सो वी हैव टू एस्टिमेट सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली। हाँ, किसी का कुछ नहीं आया देखो। तो बीटा हैट का फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है, एक्स ट्रांसपोज एक्स
इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, यही होता है ना। तो ये तो बीटा का एस्टिमेटर है ना, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, क्या बोला इसने, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन ना। सो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर बीटा का होगा दिस। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सो यहाँ पे बोला है मीन स्क्वायर रेसिडुअल, ओके, एंड एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या इसका एक्सप्रेशन है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, तो ये आएगा y माइनस एक्स बीटा हैट। डबल समेशन वाई आई माइनस वाई आई एस्टिमेट ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ वही बात है, इसको ये नॉर्म लिखा हुआ है ना, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, समेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर, ये ना। यस सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये वही है, ये एक्चुअली आप देखेंगे तो वैसे ही है, ये बस क्या कर रखा है, ये नॉर्म है ना, नॉर्म मतलब नॉर्म 2 जो है इस तरह से, ठीक है। एनीवे सो आप इस तरह से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे आएगा, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर इसका देखेंगे जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस वाले केस में क्या होगा, तो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। नहीं नहीं, आरएसएस का, वो तो वाई का बता रहे हैं, ईच वाई आई का बता रहे हैं आप, उसमें भी बीटा वो आ जाएगा है ना, वेरिएंस, मतलब साइलेंट ना, होता है साइलेंट है, कुछ रिजल्ट है, तो ये कुछ ऐसा आता है, सिग्मा स्क्वायर इंटू काई स्क्वायर एन माइनस पी। अच्छा पी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है एक्चुअली क्या आर बनेगा जी, प्लस वन। है ना। सो आर हम्म, है ना, पी की जगह आर प्लस वन है ना। तो जो हम पी लिख रहे हैं वो आर प्लस वन लेते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एन माइनस आर माइनस वन या एन माइनस पी, ठीक है, ये बनेगा। तो अब हमें चाहिए मीन स्क्वायर जो है एम एल ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर एंड मीन एम एस आर, है ना। सो एम एस आर ऑफ सिग्मा स्क्वायर एंड एम एल ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर, इसका क्या एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए इस क्वेश्चन में, मीन स्क्वायर रेसिडुअल एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, सो इसका एक्सप्रेशन लिखना है। आइडेंटिटी बताइए क्या है इसका, कुछ एक्सप्रेशन है इसका, किसी को पता है क्या होगा ये। सो दिस इज समथिंग लाइक आर एस एस अपॉन, कितना आएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे, एन एन माइनस पी या कुछ और आएगा, एन माइनस पी, है ना। तो पी यहाँ हमारा आर प्लस वन है, जहाँ हम पी लिख रहे हैं वहाँ हमारा आर प्लस वन है, ठीक है। सो ये एन क्रॉस पी है। सो ये आएगा, और एम का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर का एम का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, सर वो ली स्क्वायर एस्टिमेटर तो ये आता है समेशन वाई आई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस पी। हाँ वो तो वहाँ आ जाएगा ना। सो ये एम जो बनेगा वो ये बनेगा आर एस एस अपॉन एन, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन एन,
अब निकालिए इसका, ये जो क्वांटिटी है, अगर आपको इसका पूछा जाए अभी आपसे निकालना है डिफरेंट आर और, है ना, तो पी यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको, पी इज़ आर प्लस वन, ठीक है ना, हमने कहा। तो डिफरेंट आर और पी दे रखा है आपको, है ना, तो मतलब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो आर एन टू है, तो मतलब पी थ्री है। सो अब ये ट्राई करके देखिए, तो ये क्वांटिटी है, इसका आपको निकालना है वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर एरर। एंड देन कंपेयर करना है। तो ऐसे भी कंपेयर किया जा सकता है, वेरिएंस तो ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं आप। अगर दोनों का वेरिएंस लगाते हैं, वेरिएंस में क्या रिलेशन होगा, दोनों में लगाइए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो क्वांटिटी हमने लिखा है ना, एम एल ई सिग्मा स्क्वायर का और मीन स्क्वायर रेसिडुअल, इन दोनों का वेरिएंस किसका, क्योंकि ये तो आर एस एस के टर्म में है ना, तो ये तो बस उस पर डिपेंड करेगा। जैसे वेरिएंस ऑफ एम एस आर, है ना, सिग्मा स्क्वायर, जो सिग्मा स्क्वायर हैट था, तो ये क्या होगा, इसका अगर बाहर कर देंगे तो वेरिएंस ऑफ आर एस एस अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा, एन माइनस पी स्क्वायर, यही होगा। और यहाँ से अगर आप लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एम एल ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा वेरिएंस ऑफ आर एस एस अपॉन एन स्क्वायर। सो इन दोनों में कंपेयर कीजिए, जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है, एक में आर है वन से एन माइनस टू, दूसरे में आर है वन से एन, एंड एन मोर देन इक्वल 12, एन मोर देन इक्वल 3। तो एन तो आर प्लस वन से ज़्यादा होगा, है ना, तो वो तो ठीक है, एन थ्री से ज़्यादा है, तो उन्होंने बता रखा है ना। एन जो भी है ना, वो तो है ही, आर इज लेस देन एन माइनस वन। Variance of MAC is greater than variance of MLE. डिनोमिनेटर छोटा हुआ। है ना, तो टू थ्री में से एक एक डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना, उसका डिनोमिनेटर लार्जर है तो वैल्यू कम होगी, तो एम का वेरिएंस कम है, राइट। सो एम का कम है, थर्ड सही हो गया, टू गलत हो गया यहाँ से, तो एक तो आउट हो गया, तो थ्री ट्रू है, टू फॉल्स है। अब बचा वन ML और, हाँ, ML is not unbiased estimator, तो MSC वाला भी हो जाएगा क्या फर्स्ट? अच्छा, हाँ, एम एल अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, और ये मीन स्क्वायर एरर होगा। स्क्वायर। हाँ, तो आपको यही देखना है किसका एम ज़्यादा है, तो जो अनबायस्ड है तो उसमें वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा एम तो ये चीज़ है। सो आई थिंक ये अनबायस्ड होगा, ये एम जो है ना, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ बायस ज़ीरो हो जाएगा, तो वेरिएंस तो यही रहेगा, और यहाँ बस आपके पास जो एम का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी प्लस बायस स्क्वायर, बायस ऑफ टी होल स्क्वायर, यही ना। तो पहले वाले का एम तो सेम ही रहेगा, तो जो आपका एम है मीन सम ऑफ स्क्वायर का, सॉरी मीन स्क्वायर रेसिडुअल ना, मीन स्क्वायर रेसिडुअल का जो है इसमें जो आएगा, तो ये तो वही रहेगा जो वेरिएंस है इसका, है ना, तो ये तो अपने वेरिएंस के इक्वल रहेगा, बाकी ठीक है ना। तो वेरिएंस, इसका वेरिएंस के इक्वल रहेगा क्योंकि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है एम तो ये तो वेरिएंस के इक्वल रहेगा। मेन जो एम वाला है तो इसमें वेरिएंस प्लस बायस होगा, तो बायस स्क्वायर ना, ये फॉर्मूला सही लिखा ना हमने। तो ये वेरिएंस ऑफ वही रहेगा एम ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस बायस जो भी इसका आएगा इस पूरे का स्क्वायर, तो ये आपको बायस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बायस कीजिए कैलकुलेट, आरएसएस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, तो इससे बायस निकाल पाएंगे, एंड देन चेक कीजिए
अभी भी वो रिलेशन रहेगा या चेंज हो जाएगा? एमएससी में आई थिंक सेम रिलेशन ही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो अब तो मुश्किल नहीं है ना, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कीजिए, इसको आप यूज़ करके देखिए। ये जो क्वांटिटी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है, और हमने इसको इसके टर्म में ही लिखा है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो यू कैन फाइंड एंड कंपेयर। वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग, इसको आगे कंटिन्यू करते तो इसका वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बाहर हो जाएगा सिग्मा 4 बन के, और इसका वेरिएंस कितना होता है वो पुट कर दो आप, एंड देन है ना जस्ट कंपेयर कर लो। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना, तो ये इजीली यू कैन फाइंड एंड कंपेयर। सो पहला वाला ही सही आएगा, आप चेक कर लेना। तो इसमें आएगा फर्स्ट वाला ही आएगा, और ये आउट हो जाएगा फिर, ठीक है ना? तो जस्ट चेक कि आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करो, और इस आपके पास 2 एस्टिमेटर है, इन दोनों का आप एम एस सी जो है मीन स्क्वायर एरर और वेरिएंस निकालो। तो वेरिएंस तो हमने कर लिया कंपेयर, एम एस सी निकालो। ये वेरिएंस भी निकाल सकते थे, वो तो ऐसे कंपेयर हो गया, अदरवाइज आप वैल्यू भी निकाल सकते थे। सर ये एमएलई क्या फॉलो करेगा? तो इसका सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है ना आपको। अगर इसका क्या चाहिए, मान लीजिए इसका नाम T1 T2 रख देते हैं फॉर एग्जांपल, दिस इज T1 एंड दिस इज T2, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है ना आपको, या कर लो। इसमें क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर बाई एन टाइम, ओके सर, गॉट इट। है ना, काई स्क्वायर एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन, ऐसा कर लो। तो बाकी आप कर सकते हो आगे। तो इससे इसका एम निकाल लीजिए, हो जाएगा काम। यहाँ भी ऐसा ही, अगर इसको भी लिखना चाहो तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन माइनस पी काई स्क्वायर एन माइनस आर माइनस वन। अच्छा पी के टर्म लिखना, देखो पी जो लिख रहे हैं यहाँ पे पी इज आर, है ना? सो पी हमारा आर प्लस वन है, तो जहाँ पी लिख रहे हैं वो आर प्लस वन है, तो उसे कर लीजिए कैलकुलेट, ये ऐसे ही हो जाएगा। अब ये रैंडम वेरिएबल का है, बाई वेरिएट का। x1 x2 भी है बाई वेरिएट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन वन, है ना? तो सारी चीज़ें को रिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब ये कुछ ऐसा दे रखा है ना कि x1 x2 आपको दे रखा है बाई वेरिएट नॉर्मल मीन 1 0 1 1 हाफ रो हाफ, है ना, इस तरह से। तो फिर कह रहा है कि u जो हमारे पास है वो है यूनिफॉर्म 0 1 एंड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x1 x2, u इंडिपेंडेंट है x1 x2 से। फिर एक नया रैंडम वेरिएबल z दिया, z आपके पास है, तो ये इस तरह से कुछ डिफाइन किया है ना, u टाइम x1 प्लस x2 माइनस यू अपॉन रूट अंडर इसके जो कोइफिशिएंट्स हैं। अच्छा क्या कर रखा है, यू स्क्वायर प्लस यू प्लस वन। अच्छा तो ये क्या चाहता है आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कि z जो है सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको अगर ठीक से लिखे ना, तो इसको अगर मैं ठीक से थोड़ा लिखूँ तो ये न्यूमरेटर कुछ ऐसा हो जाएगा, u टाइम x1 माइनस वन प्लस x2, यही ना, u कॉमन ले लेंगे तो u टाइम x1 माइनस वन प्लस x2 ऐसा है। और इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो जो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नॉर्मल 1 कॉमा 1, तो x1 माइनस वन होगा, नॉर्मल 0 1, एंड x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खुद नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, इस तरह से। तो चेक कीजिए, आगे कंटिन्यू कीजिए अब तो, ठीक है। तो x1 माइनस वन सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, x2 सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट,
तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के देखिए जेड का एक्सपेक्टेशन क्या आएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे ये पहला स्टेटमेंट है ना, क्या जेड सिमेट्रिक है माइनस, सॉरी, जेड एंड माइनस जेड आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर पहला ऑप्शन आपको जेड और माइनस जेड अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो हो जाएगा काम। तो आप चेक कीजिए, जेड और माइनस जेड लेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज व्हाट वी नो कि x1 माइनस वन इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद माइनस ऑफ x1 माइनस वन, क्योंकि नॉर्मल 0 1 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। फिर x2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस x2। तो इसी लॉजिक से आप इजीली जस्टिफाई कर पाएंगे कि z1 इज या z इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ, जो z है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस z के साथ। और ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है कि x इज सिमेट्रिक अबाउट 0 इफ एंड ओनली इफ x एंड माइनस x आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। तो पहला तो सही लग रहा है, ठीक। नाउ अब है ना, ठीक है, सो फर्स्ट तो ठीक है, बाकी दिमाग लगाइए थोड़ा। सर इसमें फोन में है ना, तो इसमें एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे? जी जैसे यू भी वो है रैंडम वेरिएबल, यू भी रैंडम वेरिएबल है ना, तो इसमें एक्सपेक्टेशन कैसे लगेगी? हाँ, एक्सपेक्टेशन निकालना डिफिकल्ट डिनोमिनेटर होगा, वाइज। बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना। हमने यहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं निकाला, वो छोड़ दिया। यहाँ से सिंपली पता है मुझे कि x1 माइनस वन यूनिफॉर्म 0 1 है, तो जो भी रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म कह रहा हूँ, नॉर्मल 0 1 है ना। यू इंडिपेंडेंट भी तो है सर। जी यू इंडिपेंडेंट भी तो है x1 x2 हाँ, से यू एक्स से तो उसको अलग भी कर एक्सपेक्टेशन। सकते हैं तो भी कोई, लेकिन वो यस। फिर x1 x2 और u इंडिपेंडेंट है, ये भी बता रखा है कि u जो है इंडिपेंडेंट है x1 x2 से एक्चुअली। तो हमें एक्सपेक्टेशन डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है जेड की, उससे लेंदी हो जाएगा। आप सिंपली ये समझो कि डिनोमिनेटर कोई एक्स है नहीं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से ये समझ आएगा आपको कि दिस आर आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ से हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस वन इंटू यू, ठीक है, और प्लस x2 जो होगा ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जस्ट इट्स नेगेटिव पार्ट। सो x1 माइनस वन यू प्लस x2 के, ठीक है, ये इजीली आ जाएगा ऐसा। एंड दैट्स वाई जेड में भी दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए यू वाले पार्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ये समझ आ जाएगा तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि रैंडम वेरिएबल जेड इज सिमेट्रिक अबाउट 0 इफ एंड ओनली इफ जेड एंड माइनस जेड आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उससे हो गया। तो हमने एक्सपेक्टेशन नहीं निकाले, सीधा यहाँ से काम हो गया कि ये है ना, इन दोनों को समझो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, यहाँ से आ गया। फिर दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर दूँ, इन दोनों में डिवाइड कर दूँ इससे रूट यू स्क्वायर प्लस यू प्लस वन से, तो ये आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सीधा सीधा प्रूफ हो गया। अब कह रहा है ई ऑफ जेड स्क्वायर, तो यहाँ से एक चीज़ और समझ आया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड जो है ना वो 0 हो गया, ठीक है। अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक है और मीन एग्जिस्ट कर रही है, द पॉइंट ऑफ सिमेट्री विल बी मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मीन एंड मीडियन सेम ही होगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक किसी पॉइंट के अबाउट है तो मीन एंड मीडियन आर सेम, अब जानते होंगे ना। इवन अगर यूनी मॉडल है तो मोड भी सेम होगा। तो ये सिमेट्रिक 0 के अबाउट है, 0 इज द मीन ऑफ जेड, 0 इज द मीडियन ऑफ जेड। सो अगर किसी रैंडम वेरिएबल का मीन 0 हो गया तो इसका मतलब है कि जो ई जेड स्क्वायर है, ई जेड स्क्वायर है, ये वेरिएंस ऑफ जेड के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब वेरिएंस ऑफ अगर आप जेड निकाल देंगे तो ई जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो कैन यू फाइंड वेरिएंस ऑफ जेड? देखिए ट्राई कीजिए, देखिए कोशिश करके।
ठीक है ना। भाई तो अगर आप जेड जिसको जेड निकालना था तो ये भी निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड गिवन यू इजीली निकाल सकते हैं आप, है ना। तो ये इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लिखते हैं तो यू अगर गिवन है तो ये हो जाएगा यू टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस 1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 अपॉन रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1। तो ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो टोटल ज़ीरो आ जाएगा। और अगर एक्सपेक्टेशन जेड गिवन यू ज़ीरो है तो यहाँ से ये भी समझ आएगा आपको कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड भी ज़ीरो होगा। आप चाहो तो थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन लगा लो तो उससे आ जाएगा। क्या होगा थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो इसमें ये होता है ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड इज PDF ऑफ यू, ऐसा कुछ है ना फॉर्मूला, PDF ऑफ यू इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड गिवन यू। तो ये भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो वैसे अगर निकालना चाहे तो ऐसे आ जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कैसे आया है। तो ये कुछ ऐसा आया है, ई ऑफ जेड गिवन यू से आया है। आप इससे समझ सकते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसके अकॉर्डिंग आया है। ये मान लो फंक्शन ऑफ यू है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ यू इंटू PDF ऑफ यू डी यू। तो ये इस वाले को हमने एक्सपेंड किया तो ऐसा बनेगा ये, ठीक है। तो ये आप जानते होंगे इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, इसीलिए। एनीवे पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा अगर ट्राई कीजिए इसी तरीके से। हमें क्या चाहिए, EZ स्क्वायर। तो अगर मैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करूं, इसी फॉर्मूले को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो इन द सेम वे कैन वी राइट E ऑफ जेड स्क्वायर एज 0 to 1 PDF ऑफ u इंटू यू एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर गिवन यू। अब ये ज़रा लगा के देखिए क्या आता है। तो पहले आप ये सेपरेटली निकाल लो, उसके बाद इसमें पुट करके देखो क्या आंसर आएगा। वेरिएंस ऑफ जेड स्क्वायर निकालने के लिए E ऑफ Z4 निकालना पड़ेगा। तो E ऑफ Z4 भी ऐसे ही आ जाएगा, है ना। सो यूज दिस फॉर्मूला। सो देखिए क्या आएगा। ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको ये अप्रोच बताया इस तरीके से तो आप ये निकालिए। सिमिलरली हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ Z4 भी चाहिए होगा। तो FU ऑफ U एक्सपेक्टेशन ऑफ Z4 गिवन U इज इक्वल टू U DU 0 to 1, ये दोनों निकल जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ जेड स्क्वायर जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ Z4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इन दोनों इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। अब रह गया Z एंड U आर इंडिपेंडेंट। तो देखते हैं Z और U इंडिपेंडेंट है क्या। सो कोवेरिएंस ऑफ ZU निकालना पड़ेगा। तो वो भी सो कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। जैसे उन्होंने बताया 1/4 सही है, लेकिन देखो बाकी लोग समझ पा रहे हो। सर गुप्ता कपूर में डायरेक्ट रिजल्ट है जेड का। हाँ ये थ्योरम है, आप सही बताए हैं। अगर आप गुप्ता कपूर बुक में देखेंगे ये थ्योरम है, तो वो बता रहा होगा कि जेड नॉर्मल 0 1 होगा, ऐसा बता रहा है ना। क्या ऐसा है? यस सर। तो उन्होंने मतलब अगर आप जैसे गुप्ता कपूर वाली बुक खोलोगे तो उसमें ये एज ए थ्योरम ही लिख रखा है इन्होंने कि सीधा सीधा कि जो जेड होगा वो जो कंडीशन जो भी है ना, जैसे यहाँ पे x1 x2 बाईवेरिएट नॉर्मल है, उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो इस लॉन्ग वे में जो मैं कर रहा हूँ उतना कर सकते हैं। नहीं तो आप बाईवेरिएट है ना, जो भी लिख रखा है उन्होंने कि क्या था 1 0 1 1 हाफ यहाँ पे है। एंड यू जो है मतलब वो रिजल्ट अगर गुप्ता कपूर वाले यूज़ करेंगे तो वहाँ से ये समझ आएगा। और चेक कर लीजिएगा यही है ना। तो 0 1 तो यहाँ से z जो है u इंटू x1 माइनस 1 प्लस x2 अपॉन रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 दिस विल बी नॉर्मल 0 1। यही है, चेक कीजिए। तो यस सर। ठीक है, तो इससे बाकी ऑप्शन ऐसे ही चेक हो जाएगा फिर तो। अब बाकी रह गया लास्ट पार्ट। तो EZ स्क्वायर है ना, तो यहाँ से अगर आप z का वेरिएंस तो 1 होगा है ना, z का वेरिएंस 1 है तो EZ स्क्वायर 1 होगा। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया है ना। फिर
ई वेरिएंस ऑफ जेड, तो उसके अकॉर्डिंग Z4 की वैल्यू आती है 3, है ना। Z4 की वैल्यू आएगी 3 और ये आएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 ना, 2। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब रह गया आपके पास चेक करना कि U और Z इंडिपेंडेंट है क्या, क्वेश्चन ये है। ऐसे अगर Z गिवन U का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाए तो क्या आएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Z गिवन U इज इक्वल टू U, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। सो ये आएगा नॉर्मल, ठीक है ना, अप्लाई कीजिए। Z गिवन U का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, U जब गिवन होगा तब, तो U को अभी आप कांस्टेंट मान के चलिए, तो ये अप्लाई एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन तो 0 आ जाएगी, ठीक। एंड वेरिएंस निकालिए, सो इसका जब वेरिएंस आप निकालेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा U² अपॉन U² प्लस U प्लस 1, वेरिएंस उसका 1 है, प्लस फिर आएगा 1 अपॉन U² प्लस U प्लस 1, फिर कोवेरिएंस टर्म आएगा, ठीक है ना। सो प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 माइनस 1 x2, तो वही होगा जो वहाँ था। सो कोवेरिएंस क्या होगा, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, सो हाफ अपॉन रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ना, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है यहाँ पे, 1 प्लस 1, तो ये मिलके कितना हो जाएगा, ये मिलके, अच्छा गिवन यू है ना, तो कोवेरिएंस में क्या कंट्रीब्यूशन आएगा इसका, ये निकालिए क्या आता है, 2u into half हाफ आता है ना कोवेरियंस, क्या आएगा 2u U 2AB है ना, 2 टाइम टू कोवेरिएंस, कोवेरियंस ऑफ हाँ, x1 तो x2, कितना आएगा U 2 अपॉन U² प्लस U प्लस 1, यही ना। तो फाइनली ये कैंसिल हो, कितना बन जाएगा, नॉर्मल 0 1। और इससे क्या समझ आता है आप लोगों को कि देखो, एक तो ये थ्योरम है, थ्योरम यूज करोगे तब भी थ्योरम बता रखा होगा वहां पे कि Z एंड U आर इंडिपेंडेंट, Z इज नॉर्मल 0 1 एंड Z एंड U आर इंडिपेंडेंट, वहां देखो लिखा हुआ है जी थ्योरम गुप्ता कपूर में, और नहीं तो यहाँ से हमने जस्टिफाई किया। तो आप क्या जानते हैं कि कंडीशनल x गिवन y अगर y से फ्री हो जाए, इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ देखिए आप, Z गिवन U जो है ये नॉर्मल 0 1 ही आ गया ना, देखिए जरा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Z गिवन U इज इंडिपेंडेंट ऑफ U, तो इसका मतलब Z एंड U आर, ये तो U से इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो इसका मतलब Z एंड U आर इंडिपेंडेंट, चेक कर लो। सो फोर्थ वाला सही हो गया। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। वो थ्योरम किस चैप्टर में बता सकते हैं, ये जो गुप्तापुर वाली है जो बता रहे हैं, आई थिंक ये है तो ढूंढना पड़ेगा ना, पहले भी आया था तो, बाकी लोग देख लेना है ना, नहीं अगर है याद नहीं है तो। ये कौन से पेज नंबर पर है गुप्तन कपूर में? हाँ वही जिन्होंने देखा है ना, ये मैं देखा हुआ है मैंने भी, ढूंढना पड़ेगा मुझे। सो ये है उसमें, आई थिंक बाईवेरिएट में होगा, मे बी बाईवेरिएट नॉर्मल में, तो रिजल्ट डायरेक्टली मिल जाएगा ना, ये है। अब चेक कर लो ना, ये रिजल्ट है,
क्योंकि पहले भी बच्चे ने बताया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन डाउट में आते थे ना पहले, तो डाउट में लोग पूछते ही थे। चेक कर लेना है ना, उसमें ये है कि बस उसका देख लेना। ठीक है, वैसे अगर कंडीशन आपको पता चल गया है तो जैसे ये थ्योरम का प्रूफ, अगर थ्योरम ना अज्यूम करो तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा जेड का पीडीएफ। सो पीडीएफ ऑफ, अगर आपको जेड चाहिए तो क्या लिखोगे, पीडीएफ ऑफ यू इंटू यू ऑफ पीडीएफ ऑफ जेड गिवन यू डी यू। ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा, इससे भी प्रूफ करेंगे तो भी आपका आंसर वही आ जाएगा जैसे हमने अभी प्रूफ किया ना। तो ये थ्योरम भी है, बिना थ्योरम के भी हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है सॉल्व। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये वापस वही पीडीएफ आ जाएगा, 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर, जेड इज रियल नंबर। तो इससे भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थ्योरम यूज़ ना करें, थ्योरम यूज़ करेंगे डायरेक्टली हो जाएगा, थ्योरम यूज़ नहीं करेंगे तो इतना कुछ करना पड़ेगा। अगर थ्योरम आपको याद है, इसलिए कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं, अगर याद रहेगा तो इजीली हो जाएगा, नहीं है तो आपको इतना कुछ करना पड़ेगा जो हम कर रहे थे, है ना। सो दिस यू हैव टू सॉल्व, ये आपको खुद सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है एंड देन चेक करना है। बाकी ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें 1 और 4 सही हुआ है ना, ये है। अब ये डिज़ाइन का है तो ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन रह गया, तो इसको एक क्लास और दे दो, टाइम हो गया ना, 9 बजे दूसरी क्लास है। तो 18, 118, 119, 120, 3 क्वेश्चन रह गया। ठीक है, कल ख़त्म हो जाएगा। तो आप है ना इसमें जो देखेंगे, हमने भी क्या देखा इस वाले पार्ट में, जो पार्ट सी है ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे दिसंबर 2024 का पार्ट सी, वो भी यूनिट 4 वाला। तो ये 103 से स्टार्ट हुआ था 120 तक, ये टोटल 18 क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया था ना कि पार्ट सी में जो है यूनिट 1 के 18, 12, 12, 18 है ना, 18, 12, 12, 18 आते हैं, ये है। तो अभी ये 3 क्वेश्चन रह गया हमारा, 118, 119 और 120। ये 3 क्वेश्चन कल करते हैं इसको, है ना, फिर ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये पार्ट सी हम लोग कर रहे थे यूनिट 4 दिसंबर 2024 वाला। फिर वापस है ना जाएंगे जून 2024 एंड सो ऑन, जितना हो पाएगा ये है। बाकी जो रह जाएगा वो अगले बैच में होगा ये। तो नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है आगे 1 जून 1 अगस्त से, तो उसमें तो होगा आगे। ठीक है जी, थैंक यू, कल मिलते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास